नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिवाजी तथा मराठा साम्राज्य के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 जो है इसका अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं, फिर आप भाग 2 में आके दोबारा देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन जो है वह सही है। और कारण दे रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य बोल रहा है कि शासन में सहायता के लिए अष्ट प्रधान की नियुक्ति की गई थी। किसकी? अष्ट प्रधान की नियुक्ति जो है वह शिवाजी ने की थी, या मंत्रिपरिषद की, जो अभी की मंत्रिपरिषद है ना, कौन सा मंत्री परिषद है, वह उसी तरीके से लगती थी। लेकिन ये मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करती थी। शिवाजी जो थे उनसे परामर्श जरूर लेते थे, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं थे, और मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो केवल शिवाजी के प्रति होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था? तो किन्हें पुकारा गया था? यह पुकारा गया था स्वतंत्र सरदारों को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर शासनकाल से चली आ रही, किस शासनकाल से? विजयनगर शासनकाल से चली आ रही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था मराठा काल में भी विद्यमान रही थी, और शिवाजी के शासनकाल में गांवों में प्राचीन पैतृक अधिकारी को देशमुख कहा जाता था, पाटिल कहा जाता था और नायक कहा जाता था, जो कि एक स्वतंत्र सरदार जो है वह होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका होता था? तो यह जो उत्तरदायित्व होता था वह पटेल का होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की, किसकी? मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, और मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का दायित्व जो होता था वह गांव के मुखिया पर होता था। गांव के मुखिया पर होता था, और गांव के मुखिया को कहा क्या जाता था? गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता था, और पटेल का पद जो है वह वंशानुगत होता था। क्या होता था? वह वंशानुगत होता और हस्तांतरणीय भी होता था। और मराठा प्रशासन में सरंजामी प्रथा, कौन सी? सरंजामी प्रथा, इस प्रथा में जागीरदारों को निर्वहन हेतु दी गई भूमि को अपनाया जाता था, और शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप कराई थी, और माप के आधार पर जरीब था। माप के आधार पर जरीब था, जिसे काठी यानी कि माप जोख की इकाई कहा जाता था। इस जरीब को काठी कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और 20 काठी लंबी व 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग या बीघा कहा जाता था, ठीक है। प्रारंभ में क्या होता था? प्रारंभ में जो भूमिकर होते थे वो 1/3 यानी कि 33% होती थी, जिसे शिवाजी ने बढ़ाकर 2/5 यानी कि 40% भाग कर दिया था। राजस्व जो होता था वह नगद अथवा उपज के रूप में चुकाया जाता था, और शिवाजी के समय देशमुखी प्रथा और मोकासा, क्या? मोकासा मतलब नगद वेतन के बदले दिया गया भू अनुदान व्यवस्था जो है वह प्रचलन में बनी रही थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित होती थी? तो सरंजामी प्रथा जो है वह मराठा भू राजस्व प्रथा होती थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई जो है वह क्या थी? तो भूमि की माप जोख की जो इकाई थी वह होती थी काठी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी ने किस दर से
भू राजस्व वसूल किया था। तो इन्होंने किस दर से किया था? इन्होंने उपज का 2/5 भाग के आधार पर किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोकासा शब्द का अर्थ जो है वह क्या होता था? मोकासा शब्द का जो अर्थ होता था वह नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान होता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वह सही नहीं है? तो पहला कथन बोल रहा है काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप की जाती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उपज का 33% राज्य का राजस्व था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। हाँ, ये भी बात सही है। और चौथा है कि जमींदार को अपने हलकों में राज्य वसूली की अनुमति थी। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि उपारी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? तो उपारी शब्द का जो संबंध है वह मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी की एक श्रेणी होता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उपारी जो है वह मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी होती थी। इसके तहत सरकार जो है वह खेती करने व अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न काश्तकारों को जमीन उपलब्ध कराती थी। और उपारी या उपारिश वस्तुतः मराठा शासन के अधीन एक ऐसी बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ये पेशवा के जिलाधिकारियों के अधीन एवं अनुमति से कृषि करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो नाम जाना जाता था वह चौथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भूमिकर के अतिरिक्त शिवाजी की जो आय थी वह एक अन्य प्रमुख जो स्रोत था उसको चौथ कहा जाता था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा जो होती थी वह राज्य की आय की 1/4 होती थी। राज्य की आय की 1/4 होती थी। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। जबकि जो सरदेशमुखी होता था यह जो कर होता था वह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि का 1/10 यानी कि 10% का भाग होता था। और सरदेशमुखी को वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे अपने आप को महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुखी मानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वह चौथ होता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन बोल रहा है कि मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। हाँ, ये बात सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि मराठों ने 1761 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। मराठों ने 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफ़गानों के विरुद्ध हुए पानीपत के द्वितीय युद्ध में नहीं, पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। और मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर को वसूल किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठा सेना में बरगीर जो है वह क्या होता था? तो बरगीर जो होता था वह घुड़सवार को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार
पैदल सेना सम्मिलित थी और अश्वरोही सेना जो होती थी के संगठन को जो है वह पागा कहा जाता था। अश्वरोही सेना के संगठन को क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, एक सैनिक होते थे बरगीर और दूसरे सैनिक होते थे सिलेदार। आप नोट कर सकते हैं, पहले जो सैनिक होते थे उनको बरगीर कहा जाता था और दूसरे सैनिक को सिलेगार जो है वह कहा जाता था। और बरगीर को, ये जो पहले नंबर पे था, बरगीर को राज्य की तरफ से घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि जो सिलेगार होता था इसका प्रबंध यह स्वयं करते थे। मतलब जो आते थे वो खुद अपना प्रबंध करके आते थे। और घुड़सवारों की टुकड़ी की न्यूनतम इकाई जो थी वह 25 बरगीर थी। इसका अधिकारी जो होता था वह हवलदार होता था। कौन होता था? इसका अधिकारी जो होता था वह हवलदार होता था। और 5 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था। कौन? जुमलादार होता था। और फिर 10 जुमलेदारों पर एक हजारी होता था और 5 हजारी पर एक पंच हजारी होता था। ठीक है, एक पंच हजारी होता था। एवं इन सभी के ऊपर एक अधिकारी होता था जिसे सर ए नौबत अधिकारी उसको कहा जाता था। इसी तरह पैदल सेना को जो है वह पाइक कहा जाता था। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इनकी सबसे छोटी इकाई जो थी वह 9 सैनिकों की थी, जिसका अधिकारी जो है 9 सैनिकों का जो अधिकारी होता था वह नायक होता था। एवं 10 नायकों पर एक हवलदार होता था और 3 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था और 10 जुमलेदारों पर एक हजारी होता था और सबसे बड़ा पद जो है वह 7 हजारी होता था। कौन सा? 7 हजारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली एक सबसे छोटी इकाई होती थी? तो उसको क्या कहा जाता था? उसको हवलदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी जो है वह कौन होता था? वह जो होता था वह हवलदार होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर होता था? तो वह जो होता था वह नायक होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि शिवाजी की सैन्य विदग्धता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या बोल रहा है? पहला कथन है वे गुरिल्ला रणनीति और फुर्तीले घुड़सवार युद्ध में प्रवीण थे। हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि उन्होंने पश्चिमी दक्कन के पठारी पर्वतों पर किलाबंद दुर्गों की श्रृंखला निर्मित की थी। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? तो यह जो है वह कौन मानता है? वह जो मानता है वह एम.जी. रानाडे साहब हैं, ये मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। तो छत्रपति शिवाजी का जो समय है वह 1707 से 1749 तक इनका शासनकाल जो है वह माना जाता है। जो राजा राम जी का जो समय है वह कब तक माना जाता है? वह जो है ये छत्रपति साहू जी का समय है। और राजा राम जी का जो समय है वह 1689 से 1700 मतलब 1689 से 1700 तक माना जाता है। संभाजी का जो समय है वह 1680 से 1679 तक माना जाता है।
और शिवाजी द्वितीय का जो समय है वह 1700 से लेके 1749 तक माना जाता है। तो इसका सही कालक्रम क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किसके बीच लड़ाई हुई थी। तो जो लड़ाई हुई थी वह राजा राम जी और संभाजी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वह 1680 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी पद के लिए राजा राम जी और संभाजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें संभाजी जो है वह विजयी हुए थे और 1680 से लेके 1679 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया था। संभाजी ने कालांतर में मराठा नायकों पर अविश्वास के कारण ब्राह्मण कवि कलश पर भरोसा करके उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाकर अष्टप्रधान परिषद का विघटन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अष्टप्रधान समिति का विघटन जो है वह किसने किया था। तो वह जो किया था वह संभाजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। तो वह कौन था, किस किले में थे, वह जो थे वह जिंजी के किले में थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राजा राम को जिंजी के किले में 8 वर्षों तक जुल्फिकार खान ने घेरे में रखा था और अंततः जनवरी 1698 ईस्वी में इस पद पर अधिकार कर लिया था। और 1698 ईस्वी में ही राजा राम जिंजी के स्थान पर सतारा को राजधानी बनाकर, किसको, सतारा को राजधानी बनाकर मराठों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा। उसने नवीन पद प्रतिनिधि, हुकूमत पनाह तथा पंच सचिव का सृजन किया। इस प्रकार राजा राम के समय पद क्रम में प्रतिनिधि का स्थान जो है वह पेशवा पद से पहले था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था। तो इनकी जो माता का नाम था वह ताराबाई था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजा राम जी की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय जो है वह शासक बना तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई जो कि 1707 से 1707 ईस्वी तक उनकी संरक्षिका बनी रहीं। और फिर उस 1700 ईस्वी के बाद ताराबाई जी के नेतृत्व में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ और ताराबाई जी ने ही मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा। और ताराबाई जी के समय ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और यह भी आपको पता रहे कि ताराबाई जी ने ही सैन्य शक्ति और उच्च नेतृत्व कौशल से मराठा राज्य को मुगलों से बचाए रखा। उनके नेतृत्व और सैनिक संगठन को देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। क्या कहा था? ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। किसे कहा था? ताराबाई जी को कहा था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह ने साहू को कैद से रिहा कर दिया। फिर 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? खेड़ नामक स्थान पर साहू और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई जी जो हैं वह पराजित हुई और वह भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र चली गईं। इस युद्ध में साहू बालाजी विश्वनाथ के सहयोग के कारण विजय हुआ था। इस सेवा के बदले में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वह जो थी वह ताराबाई जी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था?
तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था वह ताराबाई जी के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो यह किसको दी थी? यह ताराबाई जी को उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था, तो वह कौन थी? वह थी ताराबाई जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो सफल और कारगर जो बनाया था वह बालाजी विश्वनाथ जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ जी ने मराठा शासन को सरल एवं कारगर बनाया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ कोंकण स्थित, कहाँ पर? कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान के चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। वह राजस्व एवं सैन्य दोनों ही विषयों का बड़ा ज्ञाता था और संभाजी के बाद राजा राम जी ने मराठों को संगठित करके उन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था और राजा राम जी के समय बालाजी विश्वनाथ को मराठा राजनीतिक स्थिति के बारे में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और छत्रपति साहू जी ने इन्हें सेना करते यानी कि सेना के व्यवस्थापक का पद पर जो है इनको नियुक्त किया था। इनका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की रक्षा करना, प्रशासनिक संगठन तथा उसकी लाभप्रद परंपराओं की रक्षा करना था। इन्होंने मराठों को संगठित करके मराठा संघ की स्थापना की। मराठा संघ की जो है वह स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पेशवा राज्य का संस्थापक जो था वह कौन था? वह बालाजी विश्वनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो जो प्रथम मराठा सरदार थे वह राजा साहू यानी कि शिवाजी के पौत्र थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को पा सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।